हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हिज पेनफुल लव अ टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। और आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इसको नहीं देखना चाहते या सुनना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं। ये पार्ट उन 92% लोगों के लिए है जिन्होंने बोला है कि वो इसको देखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए। आई लव यू सो मच, आप सब लोग बहुत अच्छे हो। और हाँ, 2-3 सिस्टर्स हैं जिनका मुझे रियल नाम तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ वो देखेंगी, तो उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, हम जितने भी लोग हैं जिनको ये पसंद है वो तो देखेंगे, और बाकी भी जिन लोगों को समझ आएगी वो भी ज़रूर देख लेंगे। और अगर नहीं भी देखेंगे तो उनके लिए क्रेज़ी वाइफ है ना, तो उसको देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट के एंड में हमने क्या देखा था कि हमारे वांग जी ने वुशियान को विंग समझ के बहुत ही बुरी तरीके से किस किया था, जिसकी वजह से हमारा वुशियान बेचारा अनकॉन्शियस हो गया था, क्योंकि वो बेचारा हार्ट पेशेंट है और वो इतना ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका नन्हा सा दिल इतना ज़्यादा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सका और वो बेचारा बेहोश हो गया। और ऊपर से उसको पहले इतना ज़्यादा बुखार था। वो नन्हा सा बच्चा अपने टीचर का ये रूप देख के बर्दाश्त नहीं कर सका। और अब वांग जी को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और उसे लग रहा था जैसे शायद उसने वुशियान की जान ही ले लिया, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारा वुशियान थोड़ा वीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि अब एक किस से वो मार ही जाएगा। और अब वांग जी उसको जल्दी जल्दी उठा के हॉस्पिटल में ला चुका था। और ये हॉस्पिटल देख के उसकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई थी, जब आज से 17 साल पहले कुछ लड़कों ने विंग को छेड़ा था और विंग और वो साथ जा रहे थे। तो उसने कैसे बहुत सारे लड़कों की एक साथ इकट्ठे एकदम से अकेले नहीं पिटाई कर दी थी। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ था कि एक लड़के ने बहुत ही बुरे तरीके से एक डंडा उसके सर पे मार दिया था, जिसकी वजह से हमारा वांग जी बेचारा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। और फिर विंग उसको हॉस्पिटल में लेके आया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, विंग उसको हॉस्पिटल में छोड़ कर वापस ही चला गया और वो पूरे 2 दिन तक उससे मिलने ही नहीं आया। और वांग जी के तो जैसे पुराने दर्द फिर से हरे हो गए थे और उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने विंग की खातिर सबसे फाइट की, कैसे उसने विंग को बचाने के लिए खुद पे वार सही, लेकिन विंग ने क्या किया, वो उसे आसानी से हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया था और 2 दिन तक तो उसे मिलने भी नहीं आया। और वांग जी को इस बात पे बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर उसने सोचा था शायद विंग की कोई मजबूरी होगी, इस वजह से नहीं आया। लेकिन आज जब वो ये सब सोच रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और दुख हो रहा था। क्या है, उसने अपनी लाइफ के इतने सारे साल और अपने इतने सारे जज्बात एक ऐसे शख्स के पीछे बर्बाद कर दिए जो कि बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता था इतना ज़्यादा लव और इतनी ज़्यादा केयर। और जो अब उसने वुशियान के साथ किया था, उसकी भी तो जिम्मेदारी विंग पे ही आती थी ना। अगर विंग उसके साथ इतना बुरा नहीं करता तो वो टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में वुशियान का ये हाल नहीं करता। और अब उसने जल्दी से अपनी गोद में वुशियान को देखा जो अभी तक बेहोश था, और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर प्लीज़ इसको देखिए, इसको पता नहीं क्या हो गया है। और डॉक्टर ने जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लिटा के वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था और अब वो उसका पूरे तरीके से ध्यान रख रहे थे। हाँ, और तभी वांग जी को पता चला था रिपोर्ट्स देख के कि वुशियान के दिल में होल है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक है और ये बहुत पुराना ही होल है, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके दिल पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और आज तो उस बेचारे के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया था उसने, और वो बेचारा कितनी बुरी हालत में था सिर्फ वांग जी की वजह से। और अब वांग जी को अफसोस हो रहा था क्या वो इतना ही बुरा है कि अपने गुस्से और अपने जलन और अपनी ही आँख में जलते हुए एक बच्चे की जान ही ले लेगा। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और उसने सोच लिया था, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं विंग का बदला उस मासूम बच्चे से नहीं ले सकता। जो भी हुआ उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं, और आज अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं आज सारी लाइफ खुद को माफ़ नहीं कर पाता। और फिर उसे याद आया, खुद को तो माफ़ करना ना करना दूर की बात थी, लेकिन क्या वुशियान उसे माफ़ करेगा? क्या वो जो उसका टीचर था, जो उसकी नज़रों में गिर चुका था, क्या वो उसे माफ़ करेगा, जिसकी वो रिस्पेक्ट करता था और जिसने कैसे उससे सरेआम ऐसे हरास किया था और उसे किस भी कर दिया था, वो भी ज़बरदस्ती? क्या वो उसे माफ़ कर पाएगा? और वांग जी को अब ये टेंशन सता रही थी, क्या वुशियान उसे माफ़ करेगा? और अगर उसने माफ़ नहीं किया और उसने किसी को बता दिया तो वांग जी का क्या होगा? वो साहब की नज़र में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी का मालिक था,
सब उसकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते और सब उसको क्या ही समझते थे कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट है। और अगर साहब को पता चल गया कि कैसे उसने अपने ही कैबिन में अपने स्टूडेंट के साथ ये सब किया, तो लोग तो पता नहीं क्या ही बोलेंगे उसके बारे में। और अब वांगजी को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो थोड़ी देर के बाद अब वो ईशान के पास गया। उसने देखा वो अभी भी लेटा हुआ था और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इस वजह से डॉक्टर ने उसको मास्क लगाया हुआ था, लेकिन वो अभी होश में था और वो वांगजी की तरफ देख रहा था और उसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा डर और खौफ था। वांगजी उसके सामने गया और उसने आंखें झुका ली। ईशान, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं किसी और का बदला तुमसे ले रहा था। मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। तुम चाहो तो मुझे सज़ा दे सकती हो, लेकिन प्लीज़ तुम किसी से कुछ मत कहना। मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे नफ़रत करें। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे छोड़ दें। जो गिने-चुने लोग हैं, जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज़ हुशियान, मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा था। वो शान से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो शान कैसे बोलता। उसके मुंह पे तो ऑक्सीजन मास्क लगा था ना, वो तो बस उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ ना विशान, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। देखो, मैं एक अच्छा टीचर बन के दिखाऊँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ विशान, एक बार और लास्ट बार मुझे माफ़ कर दो। वो उससे कह रहा था और फिर उसने टिश्यू लेके उसके आंसू साफ़ किए, लेकिन विशान तो बस रोए जा रहा था। पता नहीं उसे किस बात का दर्द था जो इतना रो रहा था। वांगजी ने उससे कहा, विशान प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो, मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना। देखो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार लो, तुम मुझे इंसल्ट कर लो, तुम मुझे गालियाँ दे लो, जो मर्ज़ी चाहे कर लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो कह रहा था और फिर विशान ने अपने मुँह से मास्क हटा कहा, इट्स ओके सर, मैंने आपको माफ़ किया। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और उसने बस इतना ही कहा था और वांगजी बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था एकदम से। उसने उसको बोला, थैंक यू हुशियान, आई प्रॉमिस मैं आपसे एक अच्छा टीचर बन के दिखाऊंगा तुम्हें। और हाँ, तुम जब चाहो मेरे पास पढ़ सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा, कभी तुम्हें पनिश नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस, उसने कहा और उसने मास्क दोबारा से उसके मुंह पर रख दिया था। और अब उसने देखा कि वो यान अपनी पॉकेट से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। शायद वो अपना फ़ोन निकालना चाह रहा था। वांगजी ने कहा, इट्स ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और उसने फ़ोन निकाला और फ़ोन अनलॉक किया और उससे पूछा, बताओ किसे कॉल करूँ, तुम्हारी फैमिली में कौन है। और फिर वो यान ने कहा, मेरे अंकल को या मॉम को। और उसने देखा कि उसकी डायल लिस्ट में सिर्फ 2 ही नंबर थे, जिसमें एक के ऊपर अंकल और दूसरे के ऊपर मॉम लिखा था। और मॉम के आगे तो बहुत ज़्यादा ही हार्ट बने हुए थे। शायद वो अपने मॉम से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। और इसके अलावा तो कोई नंबर ही नहीं था उसके फ़ोन में। उसने अंकल वाले नंबर पर डायल किया और स्पीकर को ऑन रखा ताकि वो जान सुन सके, लेकिन बहुत ज़्यादा बेल जाने के बावजूद किसी ने कॉल उठाई नहीं थी। और फिर वो जान आहिस्ता से बोला, आई थिंक अंकल अभी तक बिज़नेस टूर से वापस नहीं आए। आप मॉम को कॉल करें प्लीज़, उसने कहा। और फिर वांगजी ने मॉम वाले नंबर पर डायल किया, लेकिन वहाँ भी कोई आंसर नहीं आ रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से कॉल रिसीव की गई, लेकिन दूसरी तरफ से तो कोई बोल ही नहीं रहा था। हाँ, बस एक तरफ खामोशी ही थी। और फिर एकदम से जैसे किसी ने चिल्ला के कहा, इधर दो फ़ोन, किससे बात कर रहे हो तुम? ज़रूर अपने पुराने आशिक से ही बात कर रहे होगे ना। और वांगजी और वशियान दोनों ही सुन रहे थे और वशियान ने एकदम से आंखें बंद कर ली। वो उसके डैड थे जो इतना ज़्यादा बुरे तरीके से बात कर रहे थे। और जैसे ही उसके डैड ने कॉल पिक की तो अब जैसे उनकी आवाज़ एकदम से मीठी हो गई थी। ओ बेबी, कैसे हो तुम? और तुमने कॉल कैसे की, ठीक हो ना तुम? वो जैसे प्यार में वशियान का नंबर दे के उसे पूछ रहे थे। और अब वांगजी बोल रहा था, मैं वशियान नहीं हूँ, मैं उसका टीचर हूँ। कौन टीचर? और विशान का नंबर आपके पास क्या कर रहा है, बताएं मुझे। और उसके डैड अब गुस्से से पूछ रहे थे, वो मैं तो
बस इसलिए कह रहा था। और अब वांगी से तो बोले नहीं जा रहा था क्योंकि उसका डैड तो कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आदमी लग रहा था। एक्चुअली विशान की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है, और उसने कहा कि मैं उसकी मॉम से बात करूं, इसलिए मैंने नंबर डायल किया। उसकी मॉम किसी से बात नहीं करेगी। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे करें। और हाँ, वो जियान को मोबाइल दे दें, मुझे उससे बात करनी है। उसके डैड तो ऐसे जैसे हुक्म ही चाह रहे थे वांगजी के ऊपर, और वांगजी ने वो जियान की तरफ मोबाइल बढ़ाया और अब वो ना चाहते हुए बात कर रहा था। हेलो पापा। कोको, कैसे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? ये आदमी क्या कह रहा था? तुम हॉस्पिटल में हो, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ बोला तो नहीं हो? तुम अपनी मेडिसिन तो ले रहे हो ना? बोलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? उसके डैड फिक्रमंदी से पूछ रहे थे और वांगी सुन रहा था क्योंकि स्पीकर अभी भी ऑन था। मैं ठीक हूँ डैड। डैड प्लीज़, डैड प्लीज़ आप मॉम को कुछ मत कहिएगा, प्लीज़ उन्हें मारिएगा मत। वो वो सर ने बस वैसे मेरे कहने पे नंबर डायल किया था। वो मॉम से बात नहीं कर रहे थे और वो मॉम को बिल्कुल नहीं जानते। डैड प्लीज़ उन्हें कुछ मत बोलिएगा। और वो अब रिक्वेस्ट कर रहा था और उसके डैड ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगा मैं उसे। वैसे भी मुझे सब पता है उसके करतूतों का, और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना उसको। वो तो आज तक उसे भूल ही नहीं पाया। पता नहीं कब उसका पुराना आशिक और उसकी यादें हमारी जान छोड़ेंगी। लेकिन है, तुम अपना ख्याल रखना। डैड प्लीज़ मॉम को कुछ मत कहना, उन्हें मत मारना, उनका कोई कसूर नहीं है। वो बस इतना ही कह रहा था और उसके डैड ने कहा, हाँ ठीक है, नहीं मारूंगा। हाँ तुम अपना ख्याल रखना, और मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नो डैड प्लीज़ आप मत आना। और मैं फिर से कह रहा हूँ मॉम को कुछ मत कहना। वो बोल रहा था और अब उसकी आंखों से फिर से आंसू गिर रहे थे, और वांगी फील कर रहा था कि वो कितना ज़्यादा परेशान है अपनी मॉम को लेके। और उसके डैड तो जैसे कोई जल्लाद ही थे जो इतने बुरे तरीके से बात करते थे। और जब वही डैड कोको से बात कर रहे थे तो उनके लहजे में कितनी ज़्यादा मिठास और कितना ज़्यादा प्यार था, जैसे उन्हें उससे ज़्यादा तो कोई दुनिया में प्यारा ही नहीं है। और उसकी मॉम के लिए वो कितने बुरे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, क्या वो इतनी बुरी हैं? उसने कहा, डैड प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं फिर बात करूँगा, आप अभी मत आइएगा और मॉम का ख्याल रखिएगा। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और अपांजी उसे देख रहा था, और कोको अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था कि कैसे उसके डैड ने उसके टीचर के सामने किस तरह से उसकी मॉम की इंसल्ट ही कर दी थी। और उसके डैड थोड़ी जानते थे कि वांगी साहब सुन रहा है, लेकिन फिर भी वो कैसे ऐसे बिना जाने ही उसकी मॉम को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर सकते थे। वांजी ने कहा, इट्स ओके कोको, ऐसा हो जाता है, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। वो उसके पास आया और उसे चुप करवाने लगा। लेकिन सर, मेरे डैड बहुत बुरे हैं, मुझे उनसे नफ़रत है। और वांगजी को एकदम से शौक लगा। क्या कह रहे हो कोको, तुम अपने डैड से नफ़रत करते हो? हाँ, मैं बहुत नफ़रत करता हूँ, वो बहुत बुरे हैं, वो मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते हैं। पता नहीं क्यों, मेरी मॉम तो इतनी ज़्यादा अच्छे हैं, वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन डैड प्यार करते हैं? तुमने प्यार करती क्यों नहीं बोला? वांगजी को हैरत हो रही थी। हाँ, क्योंकि वो मेल है ना, वो एक ओमेगा है, और वो डैड से बहुत ज़्यादा एज में कम है, और डैड हर वक्त उन्हें टॉर्चर करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। और इस वजह से तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मुझे मॉम की ये हालत देखी नहीं जाती थी। मैं नहीं चाहता था कि उनको इस हाल में देखूँ। और डैड तो बिल्कुल भी मॉम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं उन्हें। पता नहीं क्यों डैड ऐसे हैं। और मेरी मॉम बेचारी सिर्फ मेरी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते। वो अब उसे रो रो के जैसे अपनी पूरी कहानी सुना रहा था, और वांजी को बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था। ये कोको कितना अच्छा बच्चा है और कितना ज़्यादा दुखी भी, लेकिन कभी भी इन 3-4 दिनों में उसने ऐसे फील ही नहीं होने दिया कि उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा दुख है, उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन है। वो कितना ज़्यादा हैप्पी और चेयरफुल रहता था, और कितने अच्छे तरीके से पढ़ता भी था। और वो बीमार भी था, और उसकी फैमिली में इतने प्रॉब्लम थे, लेकिन उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया। और आज जब साहब वांगजी के सामने आ गया था तो फिर उसने बता ही दिया। वांगजी ने उससे कहा, इट्स ओके, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिल के ठीक करेंगे कोको, चुप हो जाओ। और अब उसे कोको से वाकई हमदर्दी हो रही थी। वो मासूम सा कोको, उसको एकदम से बहुत ज़्यादा ही तरस आ रहा था उस पर। और फिर डॉक्टर आ गए। उन्होंने कहा कि अब कोको ठीक है, लेकिन वो उसे लेके कहाँ जाएगा? वांगजी ने कहा
उसकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो मैं उसे ले के कहाँ जाऊँ। तो डॉक्टर ने कहा तो आप उसके साथ आएँ, आप उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। मैं उसे कहाँ लेके जाऊँगा, वांग जी सोच रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे ये बोला था कि अभी कोको कुछ दिन के लिए अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है और किसी भी टाइम थोड़ी सी टेंशन या डिप्रेशन उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और डॉक्टर ने ये भी बताया था कि कोको का हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है और अगर उसे मज़ीद फिर कोई टेंशन या कोई भी सदमा मिला तो शायद वो उसकी जान भी ले सकता है। और उसने बताया कि कोको के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट करा ले, लेकिन वो तो अभी बहुत कम एज का है ना, क्या वो इतनी जल्दी ट्रांसप्लांट करा सकेगा। वांग जी ने पूछा। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी ये सब करवाना होगा, डॉक्टर कह रहे थे। और अब वांग जी तो जैसे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। इट्स ओके सर, मैं अपने रूम में रह लूँगा, कोई मसला नहीं है। नहीं, तुम बिल्कुल अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, वांग जी ने उसे कहा। और उसे लेके अब वो उसके हॉस्टल की तरफ जा रहा था। ये हॉस्टल बिल्कुल कॉलेज के पास था और कॉलेज के साथ ही था, और ये कॉलेज के साथ ही एफिलिएटेड था, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब वो उसको उसके रूम में ले गया था। उसने देखा कि कोको का रूम कितने अच्छे तरीके से सजा हुआ है। एक से एक महंगी चीज़ थी उसके रूम में, ब्रांडेड कपड़े, जूते, हर चीज़, बहुत सारे टॉयज़ भी और बहुत सारी बुक्स भी। और वांग जी ने देखा कि कोको का डैड सच में बहुत ज़्यादा अमीर है, जो उसे हॉस्टल के रूम में भी इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। उसके पास अपना पर्सनल पीसी था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और वांग जी के लिए तो ये बिल्कुल हैरानी की बात थी कि कैसे वो हॉस्टल के रूम में ये सब अरेंज करके रख सकता है। और कोको ने सब बताया, ये सब डैड ने लेके दिया है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं तो बस यहाँ पढ़ने के लिए आया था। लगता है तुम्हारे डैड काफ़ी ज़्यादा रिच है और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोको ने बस इतना ही कहा था। और अब वांग जी ने भी एडमिन ऑफिस को जाके बता दिया था कि कोको की तबीयत ठीक नहीं है, और क्योंकि वो इसी कॉलेज में टीचर था इसलिए किसी को कोई मसला नहीं हुआ था कि वो कोको के साथ रुक जाए। और अब वांग जी दोबारा से उसे लेके आ गया था और उसने उसको बेड पे लेटा दिया। उसने पूछा तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। कोको ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे, तुम्हें कुछ खाना पीना पड़ेगा। और तब वांग जी ने देखा उसके रूम फ्रिज में कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। वो जाके गया और उसने देखा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और वो उसके लिए जूस लेकर आया और उसने कोको को जूस दिया। सर आप भी कुछ लेना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अकेले ही खाए पिए जाऊँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। और अब उसने कोको को जूस दिया और कुछ फ्रूट्स भी खिला दिए और फिर उसे मेडिसिन दी। और कोको बहुत जल्दी सो गया था अपने बेड पे। लेकिन अब वांग जी क्या करे। वांग जी बस एक साइड पे सोफे पे बैठ गया था और वो कोको को देख रहा था। वो सोते हुए कितना ज़्यादा मासूम और कितना ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था और कितना ज़्यादा क्यूट था। और अब फिर से वो उसे विंग से मिला रहा था। हाँ, उसकी शक्ल विंग से मिलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है ना। विंग जो कि हर वक्त स्माइल करता रहता था, और कोको वो तो बेचारा एकदम से सीरियस और मासूम सा ही बच्चा था। और विंग जो स्मार्ट था और कोको के चबी चीक्स थे। और कोको जो हर वक्त अपने बालों को आगे बिखराए रखता था और हर वक्त ग्लासेस लगा के रखता था। और उसको मास्क लगाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती थी और वो हर वक्त मास्क लगाए रखता था और चश्मा भी लगा के रखता था। और वो सब देख रहा था और वांग जी सोच रहा था, हम्म कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है दोनों में। और फिर सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई और फिर अचानक से उसकी आंख खुली थी। उसने देखा कि पूरे रूम में अंधेरा है। उसने लाइट तो ऑन ही नहीं की, लेकिन उसे क्या पता कि अब लाइट कहाँ से ऑन करेगा। अभी वो बात सोच रहा था कि एकदम से कोको की आंख भी खुल चुकी थी और वो इतना ज़्यादा अंधेरा देख के अब डर रहा था। सर सर आप इधर ही हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उसने एकदम से बोला। हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ, तुम परेशान ना हो, बताओ मुझे ये बटन कहाँ पे मिलेगा, मैं लाइट ऑन करता हूँ। नहीं सर प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और वांग जी आप ढूंढ रहा था बटन, लेकिन उसे इतने अंधेरे में बटन तो नज़र ही नहीं आ रहा था। वो तो लाइट ऑन किए बिना ही सो चुके थे। और अब वांग जी इधर उधर चलते हुए उसके बेड के पास ही आ चुका था और कोको बस हाथ पर मारा था। सर प्लीज़ आप इधर आ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सर प्लीज़।
और वो अब हाथ मारते मारते उसने एकदम से वांग जी का हाथ ही पकड़ लिया था। और वांग जी जो कि बिल्कुल इसके लिए रेडी नहीं था, वो सीधा बेड पे गिर चुका था, वो भी उसके ऊपर। और उसने एकदम से वांग जी को हका लिया। सर प्लीज़ इधर ही रुक जाए, मुझे डर लग रहा है, मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसने वांग जी को हग ही कर लिया था और वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने देखा कि कोको को तो बहुत तेज़ बुखार है और वो बस बहुत ज़्यादा डर से काँप ही रहा है। और अब वांग जी ने सोचा, क्या करूँ मैं? क्या मैं इसके साथ रुक जाऊँ? और फिर उसके दिल ने कहा, हाँ, क्योंकि जो भी है, इसकी हालत तुम्हारी वजह से है और तुम्हें अब इसकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर उसने एकदम से आंखें बंद कर ली और अब वो उसके साथ ही लेट चुका था। मुशियान ने एकदम से उसको बहुत ही टाइटली हग कर लिया था और अब वो सोने की तैयारी कर रहा था। और वांगजी तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। एक ओमेगा उसके इतने ज़्यादा करीब था और वो भी इतनी गर्म बॉडी के साथ, क्योंकि मुशियान को बुखार भी तो था ना। और ऊपर से उसकी सेंट जो कि अब वांगजी को पागल ही बनाई जा रही थी। और कोको तो उसे हक करके सो चुका था, लेकिन वांगजी की तो नींद ही उड़ चुकी थी और वो बस क्या ही करता। वांगजी ने फिर हाथ हिलाया और फाइनली उसका हाथ टेबल लैंप के बटन तक पहुंच चुका था और उसने लाइट ऑन की। हाँ, वो बहुत हल्की सी लाइट थी, लेकिन अंधेरा तो कुछ कम हुआ था। और अब वो इस लैंप की रोशनी में उस यान की तरफ देख रहा था। वो कितना ज़्यादा इनोसेंट और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना। उसकी ग्लासेस अब उसकी आंखों पे नहीं थी और वांगजी देख सकता था कि उसकी बंद आंखें भी कितनी ज़्यादा प्यारी हैं और उसकी लंबी लंबी आई लैशेज़ कितनी अच्छी हैं और उसके बाल जो ऐसे उसके फेस पे बिखरे हुए थे। वांगजी को पता नहीं क्या हुआ, उसने बहुत ही प्यार से उसके बालों को उसके फेस से हटाया और अब वो पूरी तरह उसको देख रहा था।